हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों, आपको पता है कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का माहौल अभी बहुत ज्यादा हाइप पे है और 5 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। 5 नवंबर का दिन जो है वो इलेक्शन डे के तौर पे देखा जा रहा है। अब यहां पर हमें बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है कि यूएसए में इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। इसके अलावा कौन कौन से कॉम्पिटेंट्स अभी कंपटीशन में खड़े हैं, और हम साथ साथ में समझेंगे कि ये जो पेचीदगी भरा इलेक्शन प्रोसेस होता है ये कैसे रन होता है। अभी आपने देखा होगा कि दो इंडिविजुअल हमेशा डिबेट में आमने सामने खड़े मिलते हैं पोडियम्स में। एक तरफ तो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से कमला हैरिस और वहीं पर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप। बट पॉइंट ये निकल के आता है कि इन दोनों के बीच में ये जो फाइनल डिसीजन मेकिंग का जो काम आया कि इनका नाम कैसे फाइनल हुआ, क्या हमारे यहां पर भी कैंडिडेट्स की तरह लिस्ट आउट होती है या फिर वहां पर कुछ और प्रोसेस है, वो सारी डिटेल आज हम यहां पर समझेंगे। देखो, 2024 का ये जो इलेक्शन है ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि एक तरफ तो यूएसए जहां सुपर पावर के तौर पे काम करता हुआ दुनिया में डिफरेंट डेवलपमेंट्स को कंट्रोल करता है, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट एशिया या यूक्रेन वाले मामले के अंदर यहां पर यूएसए मोर और लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स वहां पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, अगर हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की बात करें तो कमला हैरिस है, मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट के तौर पे डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, और उन्हीं के साथ में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कमला हैरिस के साथ में डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से हैं टिम वॉल्स। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में रिपब्लिकन पार्टी से हैं जेडी वेंस। इसके अलावा और भी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनमें बुच वेयर वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहीं पर उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जिल स्टेन, और उसी तरीके से एक माइक टेर मार्ट भी हैं, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है चार्ल्स ओलिवर। अब आप यहां पर देखते हो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के नाम एक साथ आ रहे हैं, दोनों यहां पर पार्टिसिपेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इलेक्शन का पूरा तरीका क्या है? देखो दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता है कि यूएसए और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है बहुत हद तक। अगर हम हमारी इंस्पिरेशन या फिर हमारा जो आइडिया है जिसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के तौर पे देखते हैं, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। बट साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें चाहे आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर लो या फिर कोई और पैरामीटर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की इनकी हम बात करें जिसमें सुप्रीम कोर्ट पावरफुल होता है, वो सारी चीजें तो वो कहीं ना कहीं हम इन कनेक्ट कर पाते हैं यूएसए के साथ में। तो ऐसे में इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना जरूरी है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहां पर जिस पोजीशन में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मोर और लेस उसी पोजीशन में आपके यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं। नो डाउट हमारे यहां पर भी प्रेसिडेंट है, बट वो नॉमिनल होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, बट केवल रबर स्टैंप की तरह यूज किए जाते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होता है। बट यहां पर यूएसए में हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है, और वहीं पर नॉमिनल स्टेट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। और 4 साल का इनका टेन्योर होने के साथ साथ में इनको हटाना लगभग लगभग इंपॉसिबल है। महाभियोग इंपीचमेंट का एक प्रोसेस वहां पर रहता है, बट आज तक यूएसए की 200 सवा 200 साल से लंबी हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसके अंदर अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को रिमूव करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो यहां पर हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा आ जाता है कि किस तरीके से यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो है काम चलता है। देखो, अमेरिका में पहले कॉलोनी हुआ करता था, अमेरिका भी एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम भी थे। तो वो 13 कॉलोनीज की जर्नी स्टार्ट होती है ना। 13 कॉलोनीज मिलकर के यूं डिसाइड करती है कि हम साथ में रहेंगे, और ये जो मैकेनिज्म था जिसमें इन 13 कॉलोनीज ने डिसाइड किया कि हम साथ रहेंगे, उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका मतलब छोटे स्टेट साथ में आकर के काम करना चाहते हैं, और ऐसे में फिर नाम डाल दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज ये 13 कॉलोनीज का जो एरिया है वो एक्सपेंड होते होते वो शुरुआत में 13 कॉलोनीज 13 स्टेट्स के तौर पे जर्नी स्टार्ट करती हैं, और आज इनकी जर्नी बढ़ते बढ़ते टोटल संख्या में हो गई 50। तो आज के समय पर टोटल स्टेट्स की अगर बात करो तो 50 तो स्टेट्स हैं ही, और उसके अलावा भी कुछ इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज हैं, जैसे कि गुआम का नाम आपने सुना होगा, और छोटी मोटी कई टेरिटरीज हैं जो कि आपको अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में लोकेटेड मिल जाएंगी।
तो पॉइंट यहां पर यह आता है कि यूएसए के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है। तो देखो यूएसए के जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो ये जो 50 स्टेट्स है ना, इनका पार्टिसिपेशन यहां पर देखने को मिलता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि यूएसए के अंदर ये जो 13 जो आप कह सकते हो कि इन कॉलोनीज ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उनमें सबसे पहले प्रेसिडेंट यूएसए के बनते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस आपको ध्यान रखना होगा। देखो 1776 की बात है, 1776 में एक तरीके से अमेरिकन एनलाइटनमेंट की बात होगी कि भाई हमें कैसे भी करके फ्रीडम गेन करनी है। तो 1776 में जब मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उस मूवमेंट को लीड किया था जॉर्ज वॉशिंगटन में, और उस टाइम पर यहां पर रूल चल रहा था ब्रिटिशर्स का। अब आपको पता है कि ये जो अमेरिकन्स भी थे ये भी बेसिकली यूके और ब्रिटेन से भागे हुए या फिर उनको देश निकाला दिया हुआ था वो लोग ही थे, बट ये चाहते थे कि कैसे भी करके हमें यूके के किंग से, यूके की पार्लियामेंट से फ्रीडम मिले। तो ऐसे में इनका एक तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। उसमें ये अमेरिकन जो थे वो अगेंस्ट हो गए यूके के, और उसी समय पर अगर आपको थोड़ी मॉडर्न हिस्ट्री का आइडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो आपने देखा होगा कि उसी टाइम पे 7 ईयर वॉर और वो चल रहे थे यूके और फ्रांस के बीच में। तो उसमें चलते हैं आप देखते हो कि जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसको फ्रांस का सपोर्ट मिल जाता है, और ऐसे में फिर यूके को मजबूरन अमेरिकन को खाली छोड़ के निकलना पड़ता है, और फिर अमेरिका ने अपना खुद का इंडिपेंडेंट जर्नी स्टार्ट किया। अब इस जर्नी की अगर बात करें तो इन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था 1788 के लगभग, और फिर अल्टीमेटली एनफोर्समेंट में इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1789 को। और उसी के आधार पर जब इलेक्शंस हुए तो फिर उसके बाद में आपको पता है कि कोई भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कोई लीड करता है तो वो इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारे पंडित नेहरू जी थे। तो ऐसे में जॉर्ज वॉशिंगटन लगातार 2 बार के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, 1789 से 93 तक और 93 से 97 तक। फिर उसके बाद में इन्होंने मना कर दिया कि मैं इलेक्शन अब नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे में एक ट्रेंड सा सेट हो गया, कन्वेंशन सा सेट हो गया कि अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो 2 टर्म से ज्यादा के नहीं होंगे। इसका मतलब यह कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लंबे समय तक इस बात को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहां से अपना ट्रेंड सेट कर दिया। और उसके बाद में बहुत रेयर ऐसा देखा गया कि 2 जने लगातार बैक टू बैक प्रेसिडेंट बने हो। वैसे तो जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद में फिर नंबर सीधा अब्राहम लिंकन का आया था, उसके बाद में एक एक टर्म कंप्लीट कर करके 4-4 साल का कंप्लीट करके ही लोग हट गए, प्रेसिडेंट दोबारा बन ही नहीं पाए। बट फिर उसके बाद में लंबा समय बीतता है 20th सेंचुरी में, जब 1933 से लेकर के 1945 ये 12 साल का लंबा पीरियड होता है, जिसके चलते फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहां पर इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने इतना लंबा रूल किया। अब ऐसी परिस्थितियों में फिर बात आ गई कि यार इस तरीके से एक इंडिविजुअल 12-12 साल के लिए अगर प्रेसिडेंट बन के रहा तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और उसमें डाल दिया कि देखो बात ऐसी है, 8 साल से ज्यादा का कोई भी प्रेसिडेंट टेन्योर नहीं होगा, एक बार में 4 साल, और दोबारा अगर इलेक्ट हो गया इमीडिएटली भी री इलेक्ट हो सकता है या गैप के बाद में भी, तो अल्टीमेटली एक और टेन्योर वो ले सकता है। जैसे मैं अगर लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो 2016 के इलेक्शन में हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप अब उनका एक टेन्योर कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में जो बाइडेन का टेन्योर कंप्लीट हो गया, एक 2020 से लेकर 24 का। अब 2024 में जो भी इलेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर के आ जाते हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टेन्योर होगा, और इसके बाद में अब डोनाल्ड ट्रंप फिर चुनावों में खड़े नहीं हो सकेंगे। वहीं पर कमला हैरिस अगर जीत जाती है, क्योंकि जो बाइडेन बुढ़ापे के चलते उनको एक तरफ से साइड कर दिया गया कि भाई इनको याद तो कुछ रहता नहीं है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए, तो ऐसे में फिर इनको साइडलाइन कर दिया, तो कमला हैरिस आगे आ गई। तो ऐसी परिस्थितियों में आज के समय में यह है कि कमला हैरिस अगर इलेक्ट होकर के आती हैं तो सीधी बात है उनका ये फर्स्ट टर्म होगा, एक टर्म ये एक और ले पाएंगी। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट अगर बने तो मैक्सिमम एक बार में 4 साल के लिए टेन्योर रहेगा और वो 2 टर्म से ज्यादा नहीं ले पाएगा। ये हमें ध्यान रख लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उनके समय पे ये एक लेसन मिल गया यूएसए को, और उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फिक्स कर दिया कि हमें 2 टर्म से ज्यादा का
टेन्योर किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं देना, अदरवाइज बाकी लोग फिर क्या करेंगे, वो लोग औरों को फिर मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं कि अमेरिका की जो हिस्ट्री है उसमें कई फ्रिक्शंस, कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं। फिर बात आती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में कौन इंडिविजुअल खड़ा हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नंबर 1, नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली नेचुरलाइजेशन के आधार पर कि आप इंडियन हो, वहां जाके सेटल हो गए, ग्रीन कार्ड ले लिया, अच्छा खासा टाइम बिता दिया, अब आप वहां के सिटीजन हो गए तो वहां के लिए प्रेसिडेंशियल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लोगे। नहीं, आपका जन्म वहां पर होया हुआ रहना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और तीसरा, आपके पास में यह प्रूफ होना चाहिए कि आपने अमेरिकन धरती के ऊपर अपनी जिंदगी के 14 साल बिताए हैं। जब ये तीनों चीजें साबित कर दोगे तब आप एलिजिबल हो जाते हो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर के तौर पे। फिर बात आती है इलेक्शन की, कि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कैसे होता है। तो दोस्तों यहां पर एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसकी शुरुआत आप मान के चलो अभी 2024 में वोट पड़ने वाले हैं, कल है इलेक्शन डे, है ना। इलेक्शन डे किस हिसाब से निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहां पर चुनाव कब हो रहे हैं, आचार संहिता लग गई, डेट डिक्लेयर हो गई, वहां पर इलेक्शन डे मोर और लेस फिक्स्ड है। उसका एकदम सीधा सा है कि नवंबर महीना जो होगा उसका पहला मंडे जो भी आएगा, नवंबर महीने का फर्स्ट मंडे, और उसके जस्ट बाद में, मंडे के जस्ट बाद में जो ट्यूसडे आएगा, उस दिन इलेक्शन होंगे, उस दिन वोट पड़ेंगे, और उसी दिन को इलेक्शन डे बोल दिया जाता है। तो आज देख लो, आप देख सकते हैं कि 4 नवंबर का आपका था मंडे और 5 तारीख का हो गया आपका ट्यूसडे। ठीक है, ये कौन सा ट्यूसडे है, मंडे के बाद वाला ट्यूसडे। ऐसा नहीं कि ट्यूसडे पहला आ गया, वो नहीं, पहले मंडे आएगा, फिर उसके बाद में जो ट्यूसडे आएगा नवंबर में, उसी दिन इलेक्शन डे के तौर पे डिक्लेयर किया जाएगा। अब वोटिंग पड़ेगी, फिर उसके बाद में आगे प्रोसेस आगे चलता जाएगा। बट ये वोटिंग से पहले का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है दोस्तों 2024 में। अगर वोटिंग हो रही है ना, तो आप मान के चलो कि 2023 की जो स्प्रिंग सीजन आई थी, दैट मींस आप मान के चलें मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 3-4 महीने का ऐसा टाइम होता है 2023 का ही, मतलब जिस साल वोट पड़ने होते हैं उस साल से पहले साल से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जब वहां पर प्राइमरीज और कॉकेसस होने लग जाते हैं। प्राइमरीज का मतलब सिंपल है कि आपको पता है यूएसए में, मैंने बताया अभी के टाइम पे 50 स्टेट्स हैं। हर स्टेट के अंदर या तो वहां की जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट्स फाइनल करेगी कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट प्रेसिडेंट के तौर पे आगे बढ़ेगा, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि मेजरली वहां पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन्स, तो उनके द्वारा भी अपने लेवल के लोकल इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, जिससे यह आइडिया लग जाए कि किस इंडिविजुअल के जीतने की ज्यादा क्षमता है। फिर इन प्राइमरी और कॉकेसस के आधार पर इनमें डिफरेंस इतना सा ही है मेजर, कि प्राइमरीज जो हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट करती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट करवाती है, वहीं पर कॉकेसस की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी खुद अपने लेवल पर करती है। बट अगेन यहां पर जिस भी इंडिविजुअल को फाइनल एक अप्रूवल सा मिल जाता है कि यार ये बंदा सही काम कर रहा है, तो उसके आधार पर फिर आगे वो कैंडिडेट्स फाइनल कर दिए जाते हैं। अब आप देखोगे कि जब फाइनल नेम हो जाता है किसी इंडिविजुअल का, जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो आ रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ, उसकी तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, और कमला हैरिस आ रही हैं आपकी डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से। तो उनको फिर बाद में लगना होता है इलेक्शन कैंपेन में। अब ये जो प्राइमरी, कॉकेसस, इस प्रोसेस में एक लंबा टाइम बीत जाता है। आप मान के चलिए इस पूरे प्रोसेस में 1 साल का टाइम बीत जाता है। दैट मींस अब आ गए आप सीधा जून के महीने में 2024 में। अब 2024 जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर के लगभग आप लोग देखेंगे कि फिर वहां पर लगभग सितंबर तक, मानिए ना, जुलाई, जून से लेकर के और सितंबर तक फिर वहां पर एक तरीके से पार्टीज के अंदर एक और डिबेट फाइनलाइज होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट 50-50, आपके पास 50 स्टेट है, हर स्टेट के अंदर आपने कैंडिडेट्स ने अपना अपना नाम प्रपोज किया ना। भाई हर पार्टी के अंदर हर किसी की इच्छा होती है कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, तो ऐसे 5-7 आदमी डेमोक्रेट पार्टी के हो गए, 5-7 आदमी आपके रिपब्लिकन पार्टी के हो गए, या 25 भी हो सकते हैं, कितने भी जने हो सकते हैं शुरुआती तौर पे। बट उनमें से कौन ज्यादा सीरियस है, उन लोगों का फाइनल यहां पर क्लियर हो जाता है। प्राइमरी और कॉकेसस में पता पड़ता है कि हां जी
4 से 5 आदमी दोनों पार्टीज के फाइनल हो रहे हैं कि हाँ ये सीरियस कैंडिडेट्स हैं, बट उनमें से भी फिर फाइनल किसका नाम किया जाए, उसके लिए फिर आपका प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन होता है और उसमें फिर फाइनल नेम निकल के आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर निकल के आ गए आपके रिपब्लिकन पार्टी से, और वहीं पर आपकी दूसरी तरफ कमला हैरिस निकल करके आ गई कहां से, डेमोक्रेट पार्टी से। अब इस प्रोसेस के बाद में सितंबर महीने से लेकर के नवंबर में जब तक चुनाव नहीं होते तब तक इनकी इलेक्शन कैंपेन होती है, जिसमें आप देखते हैं कि दोनों कैंडिडेट्स को आमने सामने खड़ा करके डिबेट होता है। आपने देखे होंगे, कई वीडियोस आए होंगे कि कमला हैरिस खड़ी है एक तरफ, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दोनों को बोलने का मौका दिया जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये यहां पर जो डिबेट ऑर्गेनाइज करवाने का काम है ये एनजीओ करवाता है वहां पर, जिसका काम क्या है कि भाई जो भी वहां पर एक्टिविस्ट हैं या फिर एक्चुअल में डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करता है वो एनजीओ। वो इकट्ठा करके और फिर उसके बाद में इनके बीच में डिबेट करवाता है और उन लोगों से डिबेट से पहले प्री एंड पोस्ट ओपिनियन लेता है। इसमें यह पता पड़ जाता है कि हां भाई किस इंडिविजुअल के स्टेटमेंट स्पीच से वो 500 लोगों पर असर आया। इससे क्या होगा, उस एनजीओ को आइडिया लग जाएगा कि हां भाई किस तरीके से ये चुनाव करवट लेने वाला है। तभी तो आप देखो ओपिनियन पोल का वो आइडिया भी कहीं ना कहीं यहां से निकल जाता है। अब फिर बात आती है इलेक्शंस की। अब देखो, बात जैसे ही हम पहुंच गए आपके फर्स्ट मंडे के बाद में, ट्यूसडे पर जो कि आपकी 5 नवंबर 2024 है, वहां पर आप देखेंगे कि यहां पर यूएसए के इलेक्शंस में बहुत सारी चीजें तो प्री डिसाइडेड ही दिखती हैं। क्यों? क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनको यहां पर ब्लू कलर में शो कर रखा है, उनके लिए यह कहा जाता है कि ये मोर और लेस जो डेमोक्रेट्स है ना उनके लिए बिल्कुल क्लियर है, उनको ही फेवर करते हैं। इसका मतलब कमला हैरिस को यहां पर लीड मिलने के चांसेस है। वहीं पर दूसरे स्टेट्स हैं रेड स्टेट्स, इनके लिए यह कहा जाता है कि ये वो स्टेट्स हैं जहां पर रिपब्लिकन्स को सपोर्ट मिलता है। दैट मींस डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर जीत मिली हुई बराबर ही मानिए। बट वहीं पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास में अच्छी खासी वेटेज है, जो फाइनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनके अंदर आप फ्लोरिडा देख सकते हैं और ये 1-2 और स्टेट्स हैं। इनकी बात करें तो इनको आपने देखा पर्पल कलर में डाला हुआ है, इनको बोला जाता है स्विंग स्टेट, इनको बोला जाता है बैटल ग्राउंड, क्योंकि इन स्टेट्स के द्वारा ही मानो कि फाइनल रिजल्ट में डिसीजन दिया जाता है। अब हम चलते हैं आगे कि ये जो हमने ब्लू, रेड, पर्पल ये जो डिवीजन देख लिया, इसके बाद में क्या है। देखो जी, ये डिवीजन तो हो गया, बट इलेक्शन वाले दिन की बात जैसे मैंने बताई, इलेक्शन डे कौन सा होता है, जो आपका फर्स्ट मंडे से जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा वो, ठीक है। तो उस दिन वोटिंग पड़ेगी ना, तो वोटिंग का अमेरिका में सीधा सिस्टम है, कि हर 2 साल से चुनाव होते हैं वहां पर। ध्यान रख लेना इस बात को, हर 2 साल से वहां पर चुनाव होते हैं। जैसे कि अभी हम 2024 की बात करें तो 2024 में वहां पर अभी 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2022 के बाद में, तो 2024 में चुनाव किस किस के होंगे, प्रेसिडेंट के लिए भी वोटिंग पड़ेगी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी वोटिंग पड़ेगी, जो यूएस की कांग्रेस है, जो वहां की पार्लियामेंट है, उसका जो लोअर और अपर हाउस है, लोअर हाउस जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और एक है हाउस ऑफ आपका सेनेट, ठीक है, जिसको हम लोकसभा राज्यसभा के इक्विवेलेंट मानते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हमारी लोकसभा के इक्विवेलेंट और सेनेट जो है वो राज्यसभा के इक्विवेलेंट है। तो इनके भी वोट साथ साथ में पड़ते हैं, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी वोट पड़ेंगे, सेनेट के भी वोट पड़ेंगे। यहां पर हम सेंट्रल या फेडरल लेवल की बात करें, स्टेट लेवल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पर ये जो इलेक्शन डे है ना, इसका मतलब ये है कि हर 2 साल में वोट पड़ते ही हैं, वो किसी के भी पड़े, वो हम यहां पर देख रहे थे। जैसे 2024, तो इन चारों के लिए वोटिंग एक साथ होती है। इसका मतलब 4 अलग अलग चैंबर्स होते हैं, वोटर जो आएगा उसके हाथ में स्लिप होंगी और वो जाकर के अपने अपने वोट कास्ट कर देगा सेम डे अलग अलग लोगों को। और यही प्रोसेस हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन वोट के आधार पर हमारे देश में भी लाना चाहते हैं। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट को जो वोटिंग पड़ेगी वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं पड़ती, ना ही वाइस प्रेसिडेंट को पड़ती। पर हमें यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो अगर बात करें, इस हाउस की हम बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ है 435। कितनी है? 435। सेनेट की अगर बात करें तो हर एक स्टेट को 2 सीटें मिली हुई हैं, तो टोटल 100 सीटें सेनेट की हो गई। तो ऐसे में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो 435 लोग इलेक्ट होकर के आएंगे इस वोटिंग के बाद में,
उनका टेन्योर होगा सिर्फ 2 साल। ये बात याद रख लेना। वहीं पर सेनेट में जो लोग इलेक्ट होकर के आएंगे उन लोगों का टेन्योर होगा 6 साल का। अब यहां पर देखने वाली बात है कि 2 साल का टेन्योर है तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। इसके पीछे फिर सिंपल सा प्रोसेस है कि जब 2026 का साल आएगा, उसमें जो नवंबर महीना आएगा, उस नवंबर महीने के अंदर जो आपका फर्स्ट मंडे के बाद में ट्यूसडे आएगा, उस दिन इलेक्शन डे रहेगा और उस दिन फिर वोटिंग हो जाएगी दोबारा से इन 435 कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो प्रोसेस हुआ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, समझना, हर 2 साल में इलेक्शन हो रहे हैं यहां पे। फिर उसके बाद में आप क्या देखते हैं, सेनेट का भी पैरेलल प्रोसेस चलता है। अब सेनेट में 6 साल का टेन्योर नो डाउट सभी 100 कैंडिडेट्स का है, बट वहां पर देखने वाली बात क्या है कि हमारे जैसे राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स हट करके नए इलेक्ट होकर के आते हैं। एग्जैक्टली वही प्रोसेस वहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 साल बाद में 2026 में इलेक्शन डे के दिन वोटिंग होगी तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के तो सभी कैंडिडेट्स की वोटिंग दोबारा होगी, बट वहीं पर जो सेनेट के मेंबर्स हैं उनमें 33 इंडिविजुअल, क्योंकि 100 का 1/3 कितना हो गया 33, उनके लिए भी वोटिंग होगी। फिर जैसे ही आप और 2 साल आगे बढ़ोगे तब आप पहुंच जाओगे 2028 में। तब तक आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2028 का जो नवंबर महीना आएगा उसमें भी फर्स्ट मंडे के बाद में जो ट्यूसडे आएगा उस दिन इलेक्शन डे होगा। उस दिन फिर अगेन वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगेन वो 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे 2026 वालों के, तो 435 के 35 की दोबारा वोटिंग पड़ेगी। और फिर बाद में जो सेनेट है उसके अगेन जो नेक्स्ट 1/3 है उनके लिए वोटिंग पड़ेगी। ये जो प्रोसेस आगे से आगे चलता रहता है। इसका मतलब सिंपल है, देखो कि वहां पर इलेक्शन डे का मतलब यह है कि उस दिन वोट ही डाला जाता है। अब आप देख लो, ये तो मैंने आपको फेडरल लेवल का प्रोसेस बता दिया। अब यहीं पर आप स्टेट लेवल के प्रोसेस को भी ऐड कर दोगे तो आप देख लो कि सेम डे इलेक्शन डे वाले दिन ही वोटिंग पड़ जाती है स्टेट के लिए भी। स्टेट में वहां पर गवर्नर और वाइस गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और सेंटर में या फिर फेडरल लेवल पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो उनका भी इलेक्शन मोर और लेस पैरेलली चलता रहता है। अब आप देख लो, एक दिन के अंदर वोट डल गए और 2 साल के अंदर फिर बाद में वोटिंग आगे आती है। तो ऐसे में लोग फिर केवल वोट के चक्कर में नहीं फंसते जैसा कि हम फंसे रहते हैं कि हाँ जी केवल और केवल चुनाव चुनाव। यहां पर राज्य 3 राज्यों में अभी खत्म हुए नहीं कि 2 में और आ गए, 2 में खत्म हुए नहीं कुछ और, हमारे तो इलेक्शन ही चलता रहता है। वहां पर भी इलेक्शन को इस तरीके से सेटल किया गया है। तो ये एक अच्छी लर्निंग हमारे लिए वहां से हो सकती है। अब देखो बात आती है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। देखो एक चीज तो हमेशा ध्यान रखनी है कि यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैसे? प्रेसिडेंट से तो पावरफुल है ही, क्योंकि एक्चुअल और नॉमिनल दोनों तरीके से वहां पर प्रेसिडेंट ही सब कुछ डिसीजन लेते हैं और उनको हटाना भी लगभग इंपॉसिबल है। बट वाइस प्रेसिडेंट के पास में क्या पावर होती है? मान लो कि किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो वहां पर उनकी जगह कौन लेगा? तो वो सीधा वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ना, वो ही उसकी जगह ले लेगा और वो तब तक कंटिन्यू रखेगा जब तक 4 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं होगा। और आप मान के चलो कि वाइस प्रेसिडेंट जो पहले थे, जो अब एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे आ गए हैं क्योंकि प्रेसिडेंट का डिमाइस हो गया, डेथ हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में वही पावर्स होंगी जो पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं यहां पर देना चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमें पता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहां के प्रेसिडेंट थे, बट उनकी डेथ हो जाती है कब? जब वो थर्ड टर्म में चल रहे थे और थर्ड टर्म कंप्लीट कर ली थी 1933 से 1945। 1945 में दोबारा इलेक्शन हुए तो फोर्थ टर्म के लिए भी रेडी हो गए थे भाई साहब, पर उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के चक्कर में फिर हेनरी ट्रूमैन करके उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, वो फिर वहां पर सीट ले लेते हैं रूजवेल्ट की जगह और वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। और उनका डिसीजन क्या था हमें पता है। 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब, जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे, वो हेनरी ट्रूमैन के डिसीजन से थे। अब आप यहां से अंदाजा लगा लो कि वाइस प्रेसिडेंट कितना पावरफुल होता है वहां पर। इसीलिए मैंने आपको ये जो लिस्ट दिखाई है ना कि किस तरीके से कोई भी कैंडिडेट का अगर नाम फाइनल होता है तो उस कैंडिडेट में वहां पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मोर और लेस साथ में कनेक्टेड हैं। इसीलिए ये नेम्स बताने जरूरी हैं। समझ गए बात को? तो ये चीजें अमेरिकन सिस्टम में बड़ी गजब की देखने को मिलती है। अब देखो आगे हम देखते हैं वोटिंग का क्या प्रोसेस रहता है। देखो इलेक्शन डे है कल, ठीक है, 50 के 50 स्टेट्स में वोटिंग पड़ेगी। अब यहां पर सबसे पहली चीज तो ये,
अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप को, तो उनको अपनी एक कोटा फिक्स करनी होगी, मतलब एक मिनिमम वोट वेटेज तो गेन करना ही होगा। वो है 538, है ना, डिवाइड बाई 2, दैट इज अराउंड, ये आपका आ जाएगा 269। उसमें एक जोड़ दो, इसका मतलब आपका 270। इसका मतलब ये हो गया कि जिसको भी 270 सीटें मिल जाएंगी कांग्रेस के अंदर, यूएस कांग्रेस के अंदर, जिसमें वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी आ गया और सेनेट भी आ गया, दोनों की ऐड कर लो, तो उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आप देखो कि हमने अभी बात की कि 435 सीटें तो हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, 100 सीटें हैं आपकी सेनेट के अंदर, तो ये तो टोटल 535 ही हुई। हम यहां पर 538 की बात कर रहे हैं, ये तीन कौन सी है? देखो, यूएसए की जो कैपिटल है ना, वॉशिंगटन डीसी, वो हमारी दिल्ली है ना, एनसीआर वाला एरिया, अरविंद केजरीवाल वाला एरिया, उसी की तरह है। तो उनको वहां पर 3 सीटें दी हुई है एडिशनल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 535 प्लस 3 बराबर कितनी हो गई? 538। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, टोटल 50 स्टेट्स हैं, उन 50 स्टेट्स के पास में आप देखेंगे कि 2 सेनेट की सीटें प्रेजेंट दी हुई हैं, उनके पास में रहती हैं, राइट। अब आप देखो यहां पर कि किस तरीके से ये 3 सीटें और ऐड हो गई। ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसमें रोल प्ले करता है, वाइस प्रेसिडेंट में भी यही रोल होता है। अब क्या होता है कि ये जितने भी स्टेट्स हमने अभी कलर में देखे थे, कलर कोड में, यहां पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग वोटिंग होती है। अब सीधी बात है कि वोटिंग सीधा प्रेसिडेंट को नहीं होती है, यहां पर एक तरीके से इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। वो कैसे? कि आप अगर वोटर हो तो आप वोट डालोगे अपने स्टेट के अंदर, मान लो कि आपको डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालना है, ठीक है, तो जिस स्टेट में आप हो, मान लो आप कैलिफोर्निया में हो, तो वोट डालने के लिए जाओगे ना, तो आपके पास में जो बैलेट पेपर होगा उसके ऊपर जो कैंडिडेट का नाम होगा, वो कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस के नाम नहीं होने वाले हैं, वहां पर नाम होंगे वहां के लोकल लोगों के, जिनको आप अपने हिसाब से किस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नाम पर वोट देना चाहते हो वो होंगे। जैसे कि आप ए को वोट अगर देना चाहते हो तो आप देखोगे कि ए के ब्रैकेट में उसका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है, उसका नाम होगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस वहां पर लिखा हुआ होगा। तो आपको अगर ए को वोट देना है तो ए को दे दीजिए, बी को देना है तो आप अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नाम ध्यान देखते हुए वोट डाल देंगे। ऐसे अलग अलग स्टेट के अंदर वोटिंग पड़ गई। अब आप क्या देखते हो कि वहां पर यह देखा जाता है कि जितने वोट पड़ गए उन वोटों के अंदर किसको सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, किसको सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, और वो जो विनर होगा ना, उसको उस पर्टिकुलर स्टेट की सारी सीटें मिल जाएंगी। जैसे यहां पर मैं कैलिफोर्निया का एग्जांपल अगेन लूंगा। कैलिफोर्निया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीटें हैं 53 और 2 सीटें आपकी सेनेट की हो गई, तो टोटल हो गई कितनी? 55। अब वहां पर वोटिंग जब हुई तो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप वाला जो कैंडिडेट है ना, उस इंडिविजुअल को वोट मिल गए वहां पर 52%, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिमेनिंग मिल गया। तो अब आप क्या देखते हैं कि 52% वाला, मैंने उल्टा बता दिया, कैसे? वैसे बताऊं तो कैलिफोर्निया के अंदर डेमोक्रेट्स का सेफ है, ब्लू कलर में है वो, तो कमला हैरिस को ले लेते हैं हम यहां पर कि कमला हैरिस को 52% वहां पर वोट मिल गए। तो यहां पर ये जो 55 सीटें हैं ना, ये सीधी की सीधी कमला हैरिस की झोली में चली जाएंगी। इसका मतलब ये 55 जने कमला हैरिस के लिए वोट करेंगे। इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में भी वोट हो जाएंगे। तभी कहा जाता है कि जो ये रेड है वहां पर तो रिपब्लिकन्स को लगभग जीत मिलती ही है, क्योंकि वहां पर वोटिंग परसेंटेज रिपब्लिकन्स की ज्यादा है। ब्लू वाले के अंदर देखोगे तो डेमोक्रेट्स को वोट ज्यादा मिलता है, तो मोरलेस उनके लिए वो सेफ है। बट वहीं पर ये पर्पल वाले हैं, ये स्विंग स्टेट हैं, यहां पर गजब का कंपटीशन रहता है, और इसीलिए कंपटीशन डिबेट के टाइम पर भी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होता है वो यहां पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब ऐसे में आप देखोगे कि टोटल 438, ये जो 538 लोग हैं, ये अपने अपने स्टेट से अपने अपने सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। फिर उसके बाद अब ये 438 हो गए। अब आप क्या देख रहे हो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाला जो सिस्टम है वो अलग चल रहा है। ये 538 जो लोग होंगे ये होंगे इलेक्टोरल कॉलेज। अब यहां पर आप देखो कि मैंने आपको अभी बताया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन हो रहा है
वो सेपरेट हो रहा है, वो वहां पर एक तरीके से एमपीस की तरह जाकर के काम करेंगे। बट जो सीटों का काम है, वो सीटें मोर और लेस आपकी टोटल कांग्रेस की इक्विवेलेंट हो गई। कितनी कर दी हमने? 538। वैसे कांग्रेस की स्ट्रेंथ एक्चुअल में कितनी हो रही है? 535, जिसमें आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो तो है 435, और वहीं पर सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो है 100, तो टोटल 535। ये तो हो गए आपके सेनेट के इलेक्ट होने वाले, क्योंकि सेनेट की वोटिंग भी साथ साथ हो रही है, मैंने बताया आपको सेनेट की भी वोटिंग साथ साथ हो रही है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की भी हो रही है। बट हमारा फोकस है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पे। तो इनको फिर ये इलेक्टोरल कॉलेज जो इलेक्ट होकर के आएगी, सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं, ये वो कैंडिडेट्स नहीं है जो वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट में जाकर के बैठेंगे। ये वो अलग से कैंडिडेट हैं जो कि अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, राइट। वो सेनेट वाला कांग्रेस वाला सिस्टम अलग है, बस केवल उसकी तो नंबरिंग को काउंट किया जाता है। अब यहां पर कैलिफोर्निया से वोटिंग हो गई, कैलिफोर्निया में मान लो डेमोक्रेट्स को जीत मिल गई, तो 55 इंडिविजुअल या 55 वोट वाले इंडिविजुअल्स जो हैं वो जाएंगे किसके फेवर में? सीधी बात है, जिसको ज्यादा परसेंटेज वोट मिल गया, किसको मिला? कमला हैरिस को। इसी तरीके से टेक्सास की बात कर लो, फ्लोरिडा की बात कर लो, ये मोरलेस वो स्टेट्स है जहां पर आपकी रिपब्लिकन्स को सपोर्ट मिल जाता है। अब यहां पर ये जो 538 लोग जो हैं ये बन गए आपके इलेक्टोरल कॉलेज, राइट। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है अपने अपने स्टेट की कैपिटल में पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला राउंड आपका क्लियर हो गया। कौन सा? फर्स्ट मंडे के बाद में, नवंबर मंथ में फर्स्ट मंडे के बाद का ट्यूसडे, जो कि कल है, आपकी 5 तारीख है, उसको वोटिंग हो गई। तब आपका मोर और लेस क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बट अगेन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्विंग वाला मैंने बताया ना कि किस तरीके से वहां पर ना तो ये क्लियर है कि डेमोक्रेट जीत रहे हैं रिपब्लिकन, तो वहां पर से जो इलेक्टोरल कॉलेज जीत करके जाता है, मान लो मतलब जो भी कैंडिडेट्स वहां पे फाइनल हो रहे हैं, तो वो स्विचिंग कर सकते हैं, या फिर अब कह सकते हैं कि एक तो होता है फेथफुल इलेक्टोरल कॉलेज और एक होता है फेथलेस। जैसे कि कैलिफोर्निया में जो लोग इलेक्ट हुए वो लोग जाकर के वोट डाल देंगे, पता है कि हाँ जी डेमोक्रेट्स को ज्यादा वोट मिले थे, तो वो सीधा कमला हैरिस के लिए वोट कर देंगे। वहीं पर अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें जो कि स्विंग स्टेट्स के तौर पे देखे जा रहे हैं, उन स्टेट्स के अंदर अगर क्लियर वोटिंग नहीं आ रही है किसी की भी, किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे, ना तो डोनाल्ड ट्रंप को ना कमला हैरिस को, तो वो फिर वहां जाकर के किसकी फेवर में वोट करेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो देखा जाए कि जिस तरीके से लोगों ने मैंडेट दिया है उसके अकॉर्डिंग वो फिर शपथ लेके जाते हैं कि हाँ जी आपके स्टेट ने इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए ज्यादा वोट दिए तो हम उसी को जाकर के फेवर करने वाले हैं। बट अगर बीच में कोई अगर मुकर जाए तो फेथलेस इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। बट मोर और लेस इसका इतना कोई असर नहीं पड़ता है वहां पर चुनाव में, अभी तक तो ऐसा कोई देखा नहीं गया है। तो ऐसे में हर एक स्टेट से जितने भी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद में 6 तारीख को होती है, 6 जनवरी को काउंटिंग। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्टोरल कॉलेज का फाइनल जो होना है वो तो आपका कब होता है? वो हो जाता है आपका इलेक्शन डे, जो कि 5 नवंबर हो गया। फिर उसके बाद में आपका दिसंबर महीना जो आएगा उसमें आप क्या नोटिस करेंगे कि सेकंड वेंसडे के बाद में, दिसंबर महीने के सेकंड वेंसडे के बाद में जो मंडे आएगा उस दिन ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अपने अपने स्टेट की कैपिटल में पहुंचेंगे और वहां पर जो भी कैंडिडेट्स हैं जैसे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, उनको फिर वहां पर अपने वोट डाल देंगे। और वोट डालने के बाद में फिर काउंटिंग स्टार्ट होगी। काउंटिंग होती है फिर 6 तारीख को, 6 जनवरी को, और फिर 6 जनवरी को आपको पता पड़ जाता है कि कौन जीता कौन हारा। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप देखेंगे हर एक स्टेट के पास में अपने खुद के इलेक्टोरल कॉलेज गए, राइट। अब वो जाकर के वोट डाल देंगे, तो वहां पर फिर बाद में ये देखने वाली बात है कि किसको 270 से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज का फेवर मिल गया। जिसको 270 या उससे ज्यादा मिल गया वही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे कि पिछले इलेक्शन की अगर बात करें तो जो बाइडेन को ज्यादा ये इलेक्टोरल कॉलेज का सपोर्ट मिल गया था एज कंपेयर टू ट्रंप। उसके पहले अगर देखें तो हिलैरी क्लिंटन हार गई थी और ट्रंप को 304 के लगभग इलेक्टोरल कॉलेज का सपोर्ट मिल गया था। इस तरीके का ये पूरा मैकेनिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट ना डाल करके वोटों का सिस्टम क्या हो गया कि लोग जो हैं, पीपल हैं, वो वोट डालते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज को। दैट मींस अपने हिसाब से
हर एक स्टेट के अंदर कितना परसेंट वोट पड़ा, जिसको ज्यादा परसेंट वोट मिल गया जिस भी कैंडिडेट को, उसी के फेवर में पूरा का पूरा उस स्टेट का काउंट चला जाएगा। समझ गए? वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के जो मेंबर हैं वो तो अलग इलेक्शन हो रहे हैं, यहां पर हम काउंटिंग के लिए उन सीटों को ले रहे हैं बस रेफरेंस के तौर पे। समझ गए? तो अब आप क्या देखते हो कि विनर टेक्स ऑल, ये है सिंपल सा फंडा। तो जो भी यहां पर जीत रहा है, जिसको भी 50% से ज्यादा वोट मिल गए दोस्तों, उसको सीधा इलेक्टोरल कॉलेज पूरा मिल जाएगा। जैसे कि टेक्सास के जो वोट्स हैं, सबको पता है कि यार हर जगह पे डेमोक्रेट्स को भी वोट देने वाले होते हैं, रिपब्लिकन्स को वोट देने वाले होते हैं, बट जहां पर फेवर ज्यादा हो गया वहां पर सारी सीटें उसी के हाथ लग जाती है। जैसे कि कैलिफोर्निया का सबको पता है कि हाँ भाई 55 की 55 काउंटिंग जो है इलेक्टोरल कॉलेज की, वो किसको फेवर करेगी? डेमोक्रेट्स को। वहीं पर टेक्सास की बात करें तो 36 तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की काउंटिंग और 2 आपकी आ जाती है मोर और लेस, क्या बोलते हैं, सेनेट की। तो 38 जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो फेवर कर जाती है आपके डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को। बट स्विंग स्टेट वाले वेरी करते रहते हैं। बट जिसको भी ये इलेक्टोरल कॉलेज जब अपने लेवल पे दिसंबर महीने के सेकेंड वेंसडे के नेक्स्ट मंडे को वोट करते हैं, तब पता पड़ता है कि एक्चुअल में कौन जीत रहा है, जिसकी काउंटिंग फिर 6 जनवरी 2025 को होगी। तो इस तरीके से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बट यस, एक साथ कितना सारा एक इलेक्शन एक साथ कंडक्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट के साथ चलता रहता है, ये काम रहता है वहां पर। तब आप देख लो, लोगों ने वोट दिया, कैंडिडेट के नाम पर इलेक्टोरल कॉलेज हुआ, वो कॉलेज जाएगा और फिर वोट करेगा कैंडिडेट के नाम पर। फिर फाइनल जो डिक्लेरेशन होगा उसके लिए सीधा है कि 270 या उससे ज्यादा जिसको मिल गई इलेक्टोरल कॉलेज में से वोटिंग, वही जीत जाएगा। ये ओपन प्रोसेस होता है सारा। केवल एक इंडिविजुअल जब वोट डालने जाता है तब सीक्रेट बैलेट से होता है, जो कि हम भी करते हैं, छुप करके वोट डाल के आते हैं, राइट। वहीं पर ये इलेक्टोरल कॉलेज का जो प्रोसेस आ गया ये फिर ओपन होता है, जिससे पता रहता है कि हाँ भाई किसने किसको वोट दिया, कोई बागी तो नहीं निकला, बीच में कोई मुकर तो नहीं गया कि हाँ जी टेक्सास से जीत लिया, रिपब्लिकन पार्टी को फेवर मिल रहा था और वहां से जो लोग हैं वो पहुंच गए और जाकर के वोट दे दिया कमला हैरिस को। ऐसा भी तो हो सकता है, इसलिए वो ओपन में होता है सारा का सारा। ध्यान रखें, वहां पर ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है जिस तरीके से हमारे यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया हुआ है कि हाँ भाई आप किस पार्टी की सीट पे जीत रहे हैं, ज्वाइन आप दूसरी पार्टी को कर रहे हो। वहां पर ऐसा कोई कानून नहीं है। और वैसे देखा जाए तो इस तरीके की स्विचिंग के चलते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट पे ज्यादा कोई असर भी नहीं पड़ता। तो ये जो प्रोसेस है ये बड़ा सिंपल मैनर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या इसका मैकेनिज्म होता है। फिर सवाल ये आता है कि मान लो किसी को 270 सीटें नहीं मिली तो क्या होगा? फिर उसके बाद में लोगों का और इलेक्टोरल कॉलेज का कोई रोल नहीं होता। फिर रोल आएगा जो आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के अंदर जो लोग इलेक्ट होकर के आ गए उनका, उन लोगों को वोटिंग का टाइम मिलेगा। उसमें क्या देखा जाएगा कि जिन लोगों को भी ये जो फाइनल 6 जनवरी की काउंटिंग हुई थी, इसमें जो टॉप 3 इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों को वोटिंग करवाई जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि कौन जो इंडिविजुअल है वो जीत रहा है। अब यहां पर क्या होगा, हर एक स्टेट का अपना एक वोट होगा, क्योंकि आपको पता कैलिफोर्निया के पास में 55 सीटों की हमने बात कर ली, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें कहीं 38 है कहीं 23 है, तो इसका मतलब तो फिर तो मामला फिर वापस गड़बड़ा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब यहां पर हर एक स्टेट का एक वोट होगा, डायरेक्ट वोटिंग कराई जाएगी। अगर यहां पर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का अगर चुनाव उलझ रहा है 270 सीटों से कम पे और किसी को भी 270 नहीं मिली, तो फिर वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट के हिसाब से एक एक वोट के वोटिंग करेंगे और जिसको भी वहां पर आप कह सकते हो कि 50% से ज्यादा वोट मिल गए वो जीत जाएगा, राइट। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का मामला उलझ गया तो सेनेट के अंदर वोटिंग होगी, बस 2 ही कैंडिडेट खड़े होंगे, टॉप 2 जो रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेचर में कंपटीशन में, जिनको क्लियर कट 270 के ऊपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो 2 के अंदर कंपटीशन होगा और जिसको भी वहां पर ज्यादा सीटें मिल गई वो जीत जाएगा। तो इस तरीके का मतलब फेवर मिल जाएगा, वो जीत जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कितने हो गए टोटल? एक एक वोट के हिसाब से 50। भाई 50 स्टेट है तो 50 ही तो हो गए। तो प्रेसिडेंट को फिर बाद में सेकंड राउंड जो होगा, जब 270 नहीं मिले तो केवल जरूरत पड़ेगी 26 वोटों की, क्योंकि 50 में से 26 जिसको मिल गया वो मेजोरिटी में गया, जीत जाएगा। सिमिलरली सेनेट में वाइस प्रेसिडेंट वाला मामला उलझ रहा है, तो वहां पर टोटल सीटें हैं 100, तो कितनी चाहिए भाई? सीधी बात है, वहां पर उनको चाहिए 51 वोट्स। फिर भी अगर उलझ जाए तो सीधी बात है, प्रेसिडेंट तो
कोई इलेक्ट हुआ नहीं, पर जो वाइस प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने लग जाएंगे। ये और बड़ी गजब की बात है। ठीक है, तो ये काम आगे से आगे चलता रहता है। तो ये है इलेक्शन का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ऑल्ट करते हैं। इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग मैनर में समझाने की कोशिश की जाएगी, कोई भी और पेचीदगी भरा कोई टॉपिक क्वेश्चन आता है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।